हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो आइए तैयार हो जाते हैं हम एक नया चैप्टर पढ़ने के। और वो नया चैप्टर किसका है? वो नया चैप्टर है ज्योग्राफी का, और चैप्टर का नाम है, देखिए, एग्रीकल्चर। तो हमें जो चैप्टर पढ़ना है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का जो भी टोटल डिस्कशन है वो हम करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब एग्रीकल्चर स्टार्ट होने से पहले कुछ और चीजें आती हैं, जैसे इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में क्या आएगा? इंट्रोडक्शन में आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज आएगी। ठीक है, सबसे पहले आई प्राइमरी एक्टिविटीज। तो प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती है? प्राइमरी एक्टिविटीज का मतलब वो सिंपल एक्टिविटीज जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो इट इंक्लूड्स ऑल दोज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। प्राइमरी एक्टिविटीज वो होती हैं जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और प्रोडक्शन किया जाता है। जैसे एग्जांपल आपके एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गई, फिशिंग एंड गैदरिंग। अब एग्रीकल्चर में क्या होता है? एक फार्मर सीड सो करता है, उसके बाद इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स, ये सारी चीजें होती है और क्रॉप प्रोड्यूस होती है। तो ये प्राइमरी एक्टिविटी है। फिशिंग हो गया, पोल्ट्री हो गया, ये सारी चीजें प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट है। देन सेकेंडरी एक्टिविटीज प्रोसेसिंग से कनेक्टेड है, यानी प्राइमरी एक्टिविटीज में जो भी प्रोडक्शन हुआ वो प्रोडक्शन आगे फर्दर इंडस्ट्रीज में जाएगा, उसका प्रोसेसिंग होगी और फिनिश्ड गुड बनेगा, उसको बोला जाता है सेकेंडरी एक्टिविटी। एग्जाम्पल, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड एंड वीविंग ऑफ क्लोथ। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है आपका स्टील का। तो स्टील जो है कि मैन्युफैक्चर हो रही है, यानी पहले तो माइंस से हमने रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट किया, देन उसको कहाँ भेजा? उसको इंडस्ट्रीज में भेजा और वहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग हुई। उसके अलावा बेकिंग ऑफ ब्रेड, यानी पहले व्हीट प्रोड्यूस होता है फार्मिंग लैंड में, उसके बाद वो फैक्ट्रीज में जाता है और फैक्ट्रीज में फिर किस में कन्वर्ट होता है? वो फिनिश्ड गुड में, यानी जो हम ब्रेड कंज्यूम कर रहे हैं उसमें कन्वर्ट होता है। तो ये तो हुई सेकेंडरी एक्टिविटी। एंड देन टर्शरी एक्टिविटी को सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है, क्योंकि ये सर्विस से रिलेटेड है कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, यानी प्राइमरी एक्टिविटीज और सेकेंडरी एक्टिविटीज को जो सपोर्ट करता है, जो हेल्प करता है, वो टर्शरी एक्टिविटीज कहलाती है। दीज प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स थ्रू सर्विसेज के जरिए ये सपोर्ट करती है प्राइमरी और सेकेंडरी को। जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रेड हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, एडवर्टीजिंग। प्राइमरी एक्टिविटीज में जो भी रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हुआ उसको भेजेंगे हम फैक्ट्रीज तक, इंडस्ट्रीज तक। तो जाएगा कैसे? पैदल खुद से तो जाएगा नहीं प्रोडक्शन, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया है कि टर्शरी एक्टिविटीज सपोर्टिंग एक्टिविटीज होती है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की। देन एग्रीकल्चर। अब हमें जो पूरा चैप्टर पढ़ना है उस चैप्टर की स्टार्टिंग हो रही है एग्रीकल्चर। यानी अभी तक तो हमने क्या पढ़ा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। देन आपका आता है एग्रीकल्चर। अब ये वर्ड एग्रीकल्चर जो है कहां से डिराइव हुआ है? ये वर्ड एगर, ठीक है, और एग्री, यानी कि ये लैटिन वर्ड है एग्री, जिसका मतलब होता है, यानी जिसका मीनिंग होता है सॉइल, एंड कल्चर मीनिंग कल्टीवेशन, यानी सॉइल का कल्टीवेशन क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर कहलाता है। एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर में क्या होता है? जो भी एग्रीकल्चर में एक्टिविटीज हो रही हैं वो नेचुरल रिसोर्स से एक्सट्रैक्ट होकर हो रही है, नेचुरल रिसोर्स प्रोड्यूस हो रहा है। तो एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटीज है जिसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रेयरिंग लाइवस्टॉक। कि आप क्रॉप ग्रो कर लो, फ्रूट्स ग्रो कर लो, वेजिटेबल्स ग्रो कर लो, ये सारी चीजें एग्रीकल्चर में इंक्लूड की जाती है। इन द वर्ल्ड, अब पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो पर्सन्स आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। पूरे वर्ल्ड में तो 50% एग्रीकल्चर में है और 50% लोग अदर एक्टिविटीज में काम कर रहे हैं। ठीक है, 50% लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं और अदर 50% बाकी जो दूसरे वर्क्स होते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में क्या है? इंडिया में 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, यानी इंडिया में 75% लोग किस पर डिपेंड है? एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, और 25% लोग अदर ऑक्यूपेशंस पर डिपेंड है।
समझ आया? वर्ल्ड में तो 50-50% का रेशियो है, पर हमारे इंडिया में ये 75% एग्रीकल्चर पे डिपेंड है और 25% अदर ऑक्यूपेशन करते हैं। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। एग्रीकल्चर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्या है? तो वहाँ पे टोपोग्राफी यानी जो ज़मीन है आपकी वो फेवरेबल होनी चाहिए, जो सॉइल वो फेवरेबल होना चाहिए, यानी सॉइल अच्छी होनी चाहिए, फर्टाइल होनी चाहिए। इसके अलावा क्लाइमेट भी फेवरेबल होना चाहिए, यानी मौसम भी फेवरेबल होना चाहिए, तभी जाके एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। द लैंड्स ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन। अब वो जमीन, ये आप ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन एरेबल लैंड की, कि एरेबल लैंड का मीनिंग क्या होता है। तो द लैंड, तो वो लैंड जिसपे क्रॉप्स ग्रो होती है उसको एरेबल लैंड बोलते हैं। ठीक है, एरेबल लैंड मतलब वो जमीन जहां पे क्रॉप का प्रोडक्शन होता है, वो एरेबल लैंड कहलाता है। नेक्स्ट, फार्म सिस्टम। अब हम पढ़ते हैं फार्म सिस्टम के बारे में। द इंपॉर्टेंट इनपुट्स, यानी जो फार्मिंग हम कर रहे हैं ये क्या है? ये एक सिस्टम है, सिस्टम जिसमें इनपुट्स, प्रोसेसिंग और आउटपुट इंक्लूड। यानी आप इनपुट डालोगे तो ही प्रोसेसिंग होगी और तो ही आउटपुट निकलेगा। अगर एक भी चीज मिस हुई तो फिर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट इनपुट्स क्या हैं? इनपुट्स में आपके सीड्स आ जाते हैं, यानी आप सीड्स नहीं डालोगे तो क्या क्रॉप ग्रो हो सकती है? क्या नहीं ग्रो हो सकती। इसके अलावा फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर क्यों जरूरी है? आपने क्रॉप जो ग्रो कर रहे हो उसको प्रॉपरली वो अच्छे से ग्रो हो पाए, अच्छा प्रोडक्शन उसमें हो पाए, तो फर्टिलाइजर और मैन्योर्स की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट, मशीनरीज। मशीनरीज बिना फार्म एक्टिविटी नहीं होती। अगर बहुत छोटा लैंड हो तो बात अलग है, पर जब अगर कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं तो विदाउट मशीन फार्मिंग एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। इसके अलावा लेबर की जरूरत है। लेबर यानी जो मेहनत हो रही है, जो फार्म में मेहनत हो रही है, एक फार्मर मेहनत कर रहा है, तो वो भी जरूरी है, तभी फार्मिंग होगी, अदरवाइज बिना मेहनत के कैसे फार्मिंग होगी। सम ऑफ द ऑपरेशंस इन्वॉल्व्ड आर प्लोइंग। अभी ये तो हुआ आपके क्या क्या इनपुट्स थे, अब वहां पे क्या क्या प्रोसेसिंग होगी? प्लोइंग होगी। प्लोइंग मतलब होता है जो जमीन होती है, खेत होते हैं, उसको हिंदी में बोले तो जोतना वर्ड यूज किया जाता है। यानी वो जमीन को जैसे थोड़ा थोड़ा सा देखो खुदाई करते हैं ताकि जो सीड्स है, सीड्स इसमें डाल सके और ग्रो हो सके। नेक्स्ट है सोइंग। सोइंग जो है आपकी सीड्स डल रही है, सबसे पहले तो हमने प्लोइंग कर दी, जमीन हमने इस लायक बना दी कि उसमें सीड्स को सो करा जाए, तो सोइंग होगी। नेक्स्ट जो है वो इरिगेशन किया जाएगा। बिना पानी के प्लांट्स ग्रो हो सकता है क्या? नहीं, बहुत जरूरी है इरिगेशन, तो इरिगेशन होगा। और उसके बाद वीडिंग, यानी जो वीडी साइड्स होते हैं, कि जो वीड्स मतलब जो एक्स्ट्रा प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं जिनको कोई ज़रूरत नहीं होती पर वो ज़बरदस्ती आ जाती है, यानी बिन बुलाए मेहमान जिसे बोलते हैं, वो होते हैं वीड्स, तो उनको हटाना पड़ेगा, उसके लिए वीडी साइड्स की ज़रूरत होती है। नहीं तो ये क्या वीड्स क्या करते हैं, ये उस क्रॉप का न्यूट्रिएंट्स खुद ले लेते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना, क्योंकि हमें वीड्स थोड़ी ग्रो करने, हमें तो क्रॉप ग्रो करनी है। तो वीड्स को हटाने के लिए जो वीडी साइड्स यूज होते हैं, वीडिंग, वो ये प्रोसेस है। देन हार्वेस्टिंग, और एट लास्ट जो क्रॉप पूरा मेच्योर हो जाती है, उसकी जो कटाई होती है उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग। तो ये सारे प्रोसेस, ये सारे ऑपरेशंस एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में होते हैं। द आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड। अब हमने इनपुट्स देख लिए, ऑपरेशंस देख लिए, अब आउटपुट क्या निकल कर आएगा? तो आउटपुट आएगा आपका क्रॉप्स, यानी आपने इतनी मेहनत करी, सीड्स डाले और लेबर लगाई, इसके अलावा सोइंग हुआ, प्लोइंग हुआ, सारी चीजें हुई, और आउटपुट क्या निकल के आया? वो है क्रॉप्स। नेक्स्ट, वूल। अगर आप कॉटन प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप और अदर फाइबर क्रॉप्स ग्रो कर रहे हो, तो अदर चीजें होंगी। जैसे हमने फूड क्रॉप्स करा तो हमारा जो प्रोडक्शन था वो क्रॉप्स थे। इसके अलावा वूल भी आपका आउटपुट है। देन डेयरी, क्योंकि जो एनिमल रेयरिंग है, यानी लाइफ स्टॉक को हम रेयर करते हैं, ये भी प्राइमरी एक्टिविटी में ही इन्वॉल्व होता है। तो यानी हम जो लाइफ स्टॉक रेयर कर रहे हैं, ये भी किसका पार्ट है? प्राइमरी एक्टिविटी का ही पार्ट है। इसलिए डेयरी प्रोडक्ट्स को, मिल्क, घी, बटर, ये सब भी किस में इंक्लूड किया जाता है? आउटपुट में इंक्लूड किया जाता है। देन पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, हेन्स, फिर से वही बात आ गई, हेन्स को रेयर करना, ये भी क्या है? प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट, तो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स।
नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, यानी सबसे पहले तो हमारा एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर की डेफिनेशन हो गई, देन टाइप्स ऑफ फार्मिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट, सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। ध्यान रखना, सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। फार्मिंग डिपेंडिंग अपॉन द ज्योग्राफिकल कंडीशंस, कि अब जो हम खेती कर रहे हैं वो खेती कर रहे वो किस पर डिपेंड? आपकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस, ठीक है। डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, जो भी आप प्रोडक्शन करने वाले हो, जो फार्मिंग करने वाले हो, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? आपकी डिमांड क्या है, जो आप प्रोड्यूस करोगे उसकी डिमांड क्या है, मार्केट में है भी या नहीं है। अगर डिमांड ही नहीं होगी तो प्रोड्यूस करके क्या करोगे, और डिमांड है तभी तो प्रोडक्शन करोगे। इसके अलावा लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लेबर्स भी और लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी भी, ये सब चीज़ें भी क्या फार्मिंग डिपेंडिंग अपॉन, कि आप जो फार्मिंग करने वाले हो वो इन पर भी डिपेंड करता है कि आपके पास लेबर कितनी है, आपका टेक्नोलॉजी क्या है, इस पर भी डिपेंड करती है हमारी फार्मिंग। अब आइए जो सबसिस्टेंस और कमर्शियल फार्मिंग, इसको हम समझते हैं डेफिनेशन के थ्रू। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, सबसिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ फार्मर्स फैमिली, ये डेफिनेशन है, याद रखना कि सबसिस्टेंस फार्मिंग जो होती है वो फार्मर अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए करता है। क्लियर? लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर, अब सबसिस्टेंस फार्मिंग में जो टेक्नोलॉजी होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि लैंड का साइज भी बहुत छोटा होता है। हाउस होल्ड लेबर यानी घर में जो मेंबर्स होते हैं वही लेबर का काम कर लेते हैं, और जो ज़मीन होती है यानी जिस लैंड पे ये फार्मिंग करेंगे फार्मर, वो साइज में छोटा होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, हाउस होल्ड लेबर एंड यूज ऑफ प्रोड्यूस एंड स्मॉल आउटपुट। टाइप्स ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग, नेक्स्ट है इंटेंसिव सबसिस्टेंस, देन प्रिमिटिव सबसिस्टेंस। तो सबसे पहले एक बार और सबसिस्टेंस फार्मिंग आपको क्लियर कर देते हैं कि सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब जब फार्मर अपनी खुद की फैमिली की नीड्स को पूरा करने के लिए फार्मिंग करता है उसको सबसिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं। सबसिस्टेंस फार्मिंग में लैंड की साइज, लैंड होल्डिंग छोटी होती है, उसमें लेवल जो टेक्नोलॉजी है वो लो यूज होती है, हाउस होल्ड लेबर ही यूज किया जाता है। अब सबसिस्टेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इंटेंसिव सबसिस्टेंस एंड प्रिमिटिव सबसिस्टेंस। अब हमारे लिए है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब कि फार्मर कल्टिवेट्स अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर, कि इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में जो फार्मर काम करता है उसका जो साइज है, स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, उसकी जो साइज होती है लैंड की वो छोटी होती है, और जो टूल्स वो यूज कर रहा है, ठीक है, यानी एग्रीकल्चर करने के लिए जो भी टूल्स वो यूज कर रहा है वो बहुत सिंपल होते हैं, और लेबर ज़्यादा, और ये लेबर स्पेशली उसके घर के मेंबर्स ही होते हैं या फिर उसके जो रिलेटिव्स हैं वही एज अ लेबर काम करते हैं। कहाँ पे? इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में। Climate with large number of days with sunshine and fertile soil permit growing of more than one crop annually on the same plot. अब इसमें यानी इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में क्या है, लार्ज नंबर ऑफ डेज विद सनशाइन, कि आपका धूप बहुत अच्छी निकल रही है, क्लाइमेट अच्छा है, सॉइल्स अच्छी है, जब चीज़ें होंगी तो फिर एक लैंड पे, एक प्लॉट ऑफ लैंड पे दो क्रॉप्स भी ग्रो हो सकती है, ठीक है। ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप एनुअल, कि साल में एक क्रॉप से ज़्यादा क्रॉप भी ग्रो की जा सकती है। राइस इज द मेन क्रॉप, अदर क्रॉप्स इंक्लूड व्हीट, मेज, पल्सेज एंड ऑयल सीड्स। तो आपको इंटेंसिव कल्टीवेशन का जो एक मेन क्रॉप है उस क्रॉप का याद रखना, राइस इज द मेन क्रॉप, यानी राइस किसका एग्जाम्पल है? इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग का। दिस फार्मिंग इज प्रेवेलेंट इन द थिकली पॉपुलेटेड एरिया। अब ये जो इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है कहाँ पर होती है? तो थिकली पॉपुलेटेड एरिया, जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और द मॉनसून रीजन्स ऑफ साउथ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। तो ये जगह के नाम है जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, वहाँ पे ये इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग की जाती है। अब नेक्स्ट है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव क्लियर हो गया, नेक्स्ट प्रिमिटिव सबसिस्टेंस। टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग।
प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस भी दो फर्दर कैटेगरी में डिवाइडेड, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, नोमैडिक हर्डिंग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इट इज प्रैक्टिस इन द थिकली फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ अमेजन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका। ये जगह यानी ये प्लेसेस के नाम, ट्रॉपिकल अफ्रीका हो गया, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो आप मैप पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन करा जाता है। पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता क्या है? दीज आर द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल एंड क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन। अब जो हम बोल रहे हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन उन एरियाज में किया जाता है। वो जो एरियाज जो हमने लास्ट स्लाइड में देखे, यानी ये जो हमने जगह के नाम देखे हैं, ये जगह ऐसी है जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है और क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन, यानी दोबारा से बहुत जल्दी रीजनरेट, यानी जो भी वेजिटेशन थी वो जल्दी से ग्रो कर जाती है, ये वो वाले एरियाज। क्लियर? होता क्या है? हम तो भाई शिफ्टिंग कल्टीवेशन में ये होता है, वो होता है, ये ऐसी जगह है, वैसी जगह, ये तो हमने देख लिया, पर होता क्या है तो ये हम देखते हैं। मेथड, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मेथड। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक है। उस पीस ऑफ लैंड को, यानी जंगल का एक एरिया जहाँ बहुत सारे वेजिटेशन ग्रो हो रही है, यानी ट्रीज वगैरह ग्रो हो रहे हैं, तो उन ट्रीज को क्या करते हैं, काट दिया जाता है, ठीक है, और जला दिया जाता है। तो इससे क्या हो गया, एक लैंड एरिया जो था वो खाली हो गया। अब वहाँ पे कोई ट्रीज वगैरह नहीं है, उनको जला भी दिया था ट्रीज को, तो जो एशेस थी यानी जो राख थी वो सब किस में मिक्स हो गई, सॉइल में मिक्स हो गई। अब वो जो एक लैंड एरिया खाली बन चुका है, वहाँ पे क्या करेंगे, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे कुछ टाइम तक, कुछ सालों तक, 1 साल 2 साल 3 साल, यानी वहाँ पे करते रहेंगे जब तक कि उस सॉइल के न्यूट्रिएंट्स खत्म नहीं हो जाते, तब तक वहाँ पे फार्मिंग होगी। फिर जैसे ही वहाँ उस सॉइल के न्यूट्रिएंट्स खत्म होते हैं, तो फिर वो जो पर्सन थे जो एग्रीकल्चर कर रहे थे वो क्या करते, शिफ्ट कर जाते हैं, यानी अब वो दूसरी लैंड पे चले जाएंगे, दूसरी जगह पे जाएंगे, वहाँ पे फिर से वही ट्रीज को काट देंगे, जला देंगे और एक एरिया बना लेंगे जहाँ पे कल्टीवेशन की जाती है। तो इसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो ये आपके पूरा डेफिनेशन बोल सकते हैं हम, मीनिंग, इसको मीनिंग भी बोल सकते हैं। अ प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय फेलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग दैम, कि सबसे पहले तो काट दिया, फिर जला दिया पेड़ों को, जो एशेस थी वो किस में मिक्स हो गई, सॉइल में मिक्स हो गई और क्रॉप ग्रो कर ली। आफ्टर द सॉइल लूजेज इट्स फर्टिलिटी, कि जब सॉइल अपनी फर्टिलिटी लूज कर देती है तो उस लैंड को छोड़ दिया जाता है और नए पीस ऑफ लैंड पे शिफ्ट हो जाता है फार्मर, जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का एक नाम जो वन वर्ड क्वेश्चन के उसमें आता है, स्लैश एंड बर्न, यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोला जाता है। अब है नोमैडिक हर्डिंग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन पढ़ लिया हमने, नोमैडिक हर्डिंग, इट इज प्रैक्टिस्ड इन द सेमी एरिड। अब देखो नोमैडिक हर्डिंग कहाँ पे की जाती है, सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स ऑफ सहारा, सेमी एरिड और एरिड रीजन्स ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो इन प्लेसेस पर नोमैडिक हर्डिंग होती है। अब नोमैडिक हर्डिंग की डेफिनेशन तो ये रही। नोमैडिक हर्डिंग होती कैसे है, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हर्ड्समैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद देयर एनिमल, कि इसमें जो हर्ड्समैन है यानी वो पर्सन जो एनिमल्स को रेयर करता है वो प्लेस टू प्लेस मूव करता है, पर किसके साथ, विद देयर एनिमल्स, अपने एनिमल्स के साथ। क्यों करता है, फॉर फॉडर एंड वाटर अलोंग डिफाइंड रूट्स। अब जब एक पर्सन के पास मान लो 100 एनिमल्स हैं, तो उसके एनिमल्स को उसको खिलाना भी चाहिए, खिलाने के लिए चाहिए फॉडर चाहिए, उसे पानी चाहिए, तो वो अपने एनिमल्स के साथ मूव करता है। क्यों मूव कर रहा है, फॉर फॉडर एंड वाटर, जहाँ जहाँ पे भी फॉडर अवेलेबल होगा वो वहाँ पे अपने एनिमल्स को ले जाएगा। पर वो कहाँ ले जाएगा, डिफाइंड रूट्स फिक्स रहते हैं यहाँ पे, तो फॉडर के लिए और वाटर के लिए। क्लियर, नोमैडिक हर्डिंग समझ आ गई। इसमें हर्ड्समैन मूव करता है प्लेस टू प्लेस विद देयर एनिमल्स, अपने एनिमल्स के साथ, फॉर फॉडर एंड वाटर, फॉडर के लिए और वाटर के लिए। शीप, कैमल, याक एंड गोट्स आर मोस्ट कॉमनली रेयर्ड। तो जो एग्जाम्पल्स हैं नोमैडिक हर्डिंग में जो इंक्लूड होते हैं वो शीप, कैमल, याक एंड गोट्स। They provide milk, meat, wool, hides and other products to the herders and their family. अब ये जो एनिमल्स रेयर करते हैं तो क्यों करते हैं,
तो ये भी पर्सन अपने प्रॉफिट के लिए तो करते हैं, तो उन एनिमल्स से उनको मिल्क, मीट, वूल, हाइड्स और बाकी अदर प्रोडक्ट्स हैं वो सारी चीज़ें मिलती हैं, इसलिए एनिमल्स को रियर किया जाता है। नेक्स्ट है कमर्शियल फार्मिंग। ये तो क्या हो गई हमारी सब्सिस्टेंस फार्मिंग कंप्लीट। अब देन कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग, इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रेयर्ड फॉर सेल इन मार्केट। यानी कमर्शियल फार्मिंग में जो काम हो रहा है वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए हो रहा है, मार्केट में चीज़ों को सेल करने के लिए हो रही, पर सब्सिस्टेंस में ये नहीं था। यानी वहाँ पे चीज़ें मार्केट में सेल करने के लिए नहीं थी, वहाँ पे अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना था, और कमर्शियल में जो भी प्रोडक्ट होगा उसको मार्केट में सेल करना है, इसलिए इस फार्मिंग का नाम क्या है? कमर्शियल फार्मिंग है। द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इज लार्ज। ये कमर्शियल फार्मिंग में जो लैंड एरिया होता है वो बहुत बड़ा होता है, इसके अलावा जो पैसा, कैपिटल मतलब पैसा, तो जो पैसा यूज होता है वो भी ज़्यादा होती है। क्या सब्सिस्टेंस फार्मिंग में ऐसा था? वहाँ पे तो लैंड भी छोटा था, अब ज़मीन छोटी होगी तो कैपिटल भी कम ही होगा। डिफरेंस समझ आ रहा है दोनों में? तो फर्स्ट डिफरेंस तो क्या बन गया? मीनिंग का बन गया। सेकंड डिफरेंस बन गया आपके पीस ऑफ लैंड का एंड देन कैपिटल का। मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय मशीन। सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या मशीन से वर्क हो रहा था? नहीं। पर कमर्शियल फार्मिंग में कैसे वर्क हो रहा है? मशीन से वर्क हो रहा है। क्यों? क्योंकि लैंड साइज बड़ा है, सब्सिस्टेंस में लैंड साइज बड़ा नहीं था। डिफरेंस समझना है आपको, डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब आपको याद रहेंगे ये दोनों। कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड, कमर्शियल फार्मिंग में कमर्शियल ग्रेन्स, मिक्स्ड फार्मिंग, प्लांटेशन। अब ये तीनों चीजें क्या हैं, इनका क्या मीनिंग है, तो हम कवर करते हैं। सबसे पहले कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस, कि जो इसमें क्रॉप्स ग्रो की जाती है वो कमर्शियल पर्पस, यानी वही कमर्शियल पर्पस सिंपली आते ही आपको समझ जाना है कि मार्केट में बेचना है और पैसा अर्न करना है, ठीक है, वो कमर्शियल पर्पस होता है। कॉमन क्रॉप्स व्हीट एंड मेज, तो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग के कॉमन क्रॉप्स व्हीट एंड मेज। मेजर एरियाज टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया, ये वो प्लेसेस हैं जहाँ पे कमर्शियल ग्रेन्स फार्मिंग होती है। सीवियर विंटर रेस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन एंड ओनली अ सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रो। अब बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो क्या क्रॉप ग्रो हो पाएगी? नहीं। तो यदि जो मेजर हिंड्रेंस है वो क्या है? सीवियर विंटर्स रेस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग, कि बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो फिर प्रॉपर क्रॉपिंग नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग तो सिंपल भाई नाम से ही क्लियर हो रहा है, जिसमें चीज़ें मिक्स हो रही हैं, यानी एक तरफ एग्रीकल्चर हो रहा है, एक तरफ लाइव स्टॉक है, या एक तरफ फॉडर ग्रो हो रहा है, यानी ऐसी चीज़ जहाँ पे मिक्सिंग की जा रही है। द लैंड इज यूज फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइव स्टॉक। मिक्स फार्मिंग समझ आ गई? क्या हुआ इसमें? मिक्स वर्ड यूज हो रहा है, यानी एक ही जमीन पे फूड भी ग्रो हो रहा है, फॉडर भी ग्रो हो रहा है, और इसके अलावा लाइव स्टॉक भी रखे जा रहे हैं। लाइव स्टॉक यानी एनिमल्स हो गए, फॉडर हो गए, जो फूड एनिमल कंज्यूम करते हैं उसको फॉडर बोलते हैं। एरियाज आपके यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका, ये वो सब जगह है जहां पे मिक्स्ड फार्मिंग की जाती है। देन नेक्स्ट है प्लांटेशन। प्लांटेशन क्या होता है? तो आइए हम पढ़ते हैं। प्लांटेशंस आर अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग वेयर सिंगल क्रॉप आर ग्रोन, दीज क्रॉप्स। अब प्लांटेशन सिंपल याद रखना, आपको प्लांटेशन वर्ड आती टी और कॉफी से याद कर लेना। अगर आपका प्लांटेशन वर्ड आ गया और सपोज आप डेफिनेशन भूल गए तो आपको टी कॉफी ध्यान रखना, आपको डेफिनेशन भी याद हो जाएगी। प्लांटेशन जो है वो कमर्शियल पर्पस के लिए किया जाता है और इसमें सिंगल क्रॉप ही ग्रो होती है। अगर हम टी की बात करें तो पूरे पहाड़ पे एक ही बस टी ही प्रोड्यूस हो रही है, यानी सिंगल क्रॉप। तो प्लांटेशन आर टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग वेयर सिंगल क्रॉप्स आर ग्रोन, कि सिंगल क्रॉप ही ग्रो होती है पूरे लैंड एरिया पे, जिसको प्लांटेशन बोला जाता है। और कमर्शियल फार्मिंग, कमर्शियल किसके लिए? बिजनेस पर्पस से की जाती है। प्लांटेशन का एग्जाम्पल टी एंड देन कॉफी, शुगर केन, कैश्यूज, रबर एंड बनाना,
ठीक है, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, कैश्यूज हो गए, बनाना हो गए, टी हो गई, कॉफी हो गई, शुगर केन, ये किसके एग्जाम्पल है, प्लांटेशन के एग्जाम्पल हैं। और एट लास्ट कॉटन, कॉटन भी आपको ध्यान रखनी है, ये कमर्शियल फार्मिंग और प्लांटेशन का एग्जाम्पल है। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड, क्योंकि देखो भाई कमर्शियल फार्मिंग है तो लैंड भी बड़ा होगा और कैपिटल भी ज्यादा लगेगी, और लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर और मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है। टी और कॉफ़ी, स्पेशली टी प्लांटेशन, कॉफ़ी प्लांटेशन जब होता है तो उसमें क्योंकि एक एक लीव्स तोड़नी पड़ती है तो लेबर भी इसमें ज़्यादा चाहिए होती है। द प्रोड्यूस में बी प्रोसेस ऑन द फार्म इटसेल्फ और इन नियर बाय फैक्ट्री, दस रिक्वायर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, कि जब प्रोडक्शन हो जाएगा तो उसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी तो फैक्ट्रीज में भेजना पड़ेगा। फैक्ट्रीज में भेजने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज की जरूरत पड़ेगी। एरियाज, ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, रबर इन मलेशिया, कॉफी इन ब्राजील, टी इन इंडिया एंड श्रीलंका आर सम एग्जाम्पल। तो वो एग्जाम्पल्स हैं, आप मैप में भी देखो, जो कि किसके लिए, प्लांटेशन के लिए। अब नेक्स्ट है मेजर क्रॉप्स। मेजर क्रॉप्स भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, पर आपको इसमें जैसे फूड क्रॉप्स हो गई, वीट और राइस पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर बेवरेजेस हो गए, टी और कॉफ़ी, फाइबर में आपके कॉटन और जूट, तो ये कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम मेजर क्रॉप्स पढ़ते हैं। सबसे पहले राइस, मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। अब ये राइस क्या है, मेजर फूड क्रॉप है, यानी पूरे वर्ल्ड में मेजरली यूज किया जाता है फॉर कंजम्पशन। इट इज स्टेपल डाइट। स्टेपल डाइट क्यों बोल देते हैं, स्टेपल डाइट का मतलब होता है जो रेगुलरली यूज होता है, ठीक है, ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में। अब ट्रॉपिकल एरिया, सब ट्रॉपिकल एरिया क्या है, तो देखो ट्रॉपिकल एरिया कि हमारा जो अर्थ है पूरा, हमारे अर्थ को दो इक्वल पार्ट में जो डिवाइड करती है लाइन, उसको बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर से आप थोड़ा ऊपर चलो तो एक लाइन और आती है, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक का जो पोर्शन होता है वो ट्रॉपिकल एरिया, और उसके ऊपर जाएंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से थोड़ा ऊपर तो फिर वो जो है पोर्शन उसे सब ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। इसी तरीके से आपके फ्रिजिड जोन होता है, टेम्परेट जोन होता है, तो ये आपका ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन। तो राइस कहाँ पे स्टेपल डाइट की तरह यूज होती है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज में। राइस को ग्रो करने के लिए टेम्परेचर हाई चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। तो राइस तो आपको याद रखना ही रखना है, राइस और वीट तो राइस को ग्रो करने के लिए टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए, ह्यूमिडिटी का मतलब ऐसा मौसम जिसमें मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, गर्मी मॉइस्चर, ठीक है, जिसको हिंदी में उमस बोलते हैं। तो हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। इट ग्रोज बेस्ट इन एल्यूवियल क्लेई सॉइल विच कैन रिटेन वाटर। और राइस कहाँ पे अच्छे से ग्रो होती है, तो एल्यूवियल क्लेई सॉइल में। चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस फॉलोड बाय इंडिया, जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट। कि सबसे ज्यादा जो राइस प्रोडक्शन है वो कहाँ पे, चाइना में, उसके बाद इंडिया, जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट। तो ये तो हो गया राइस। अब देन वीट। वीट को प्रोड्यूस करने के लिए जो आपका टेम्परेचर चाहिए वो मॉडरेट होना चाहिए, एंड रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। कि जब ग्रो कर रहे हो तो उस टाइम पे तो रेनफॉल, पर जब हार्वेस्ट कर रहे हो यानी कटाई होगी, मैच्योर हो जाती है क्रॉप्स, उस टाइम पे सनशाइन यानी बहुत अच्छी धूप निकलनी चाहिए। इट थ्राइव्स बेस्ट इन वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। इसको भी आप डिफरेंस में याद करना, राइस और वीट में। तो राइस एल्यूवियल सॉइल था और वीट कौन सी है, लोमी सॉइल। वीट इज ग्रोन एक्सटेंसिवली इन यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। इन इंडिया इट इज ग्रोन इन विंटर। तो वीट इन जगहों पे ग्रो की जाती है। नेक्स्ट है मिलेट्स। मिलेट्स दे आर ऑल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन्स। अब आपके लिए ये भी ध्यान रखने की बात है कि मिलेट्स को कोर्स ग्रेन्स भी बोलते हैं, एंड कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल। लेस फर्टाइल और सैंडी सॉइल में मिलेट्स ग्रो होते हैं। इट इज अ हार्डी क्रॉप दैट नीड्स लो रेनफॉल। क्या जरूरत है, लो रेनफॉल एंड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर एंड एडिक्वेट, ठीक है, हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर। ग्रो हो रहा है तब, उसके बाद जैसे जैसे मेच्योर हो रहा है तो टेम्परेचर में मॉडरेशन आ जानी चाहिए।
ज्वार बाजरा, एग्जाम्पल मिलेट्स के एग्जाम्पल आप याद रखना, ज्वार बाजरा रागी, ये जो है ये इंडिया में ग्रो होते हैं। अदर कंट्रीज आर नाइजीरिया, चाइना एंड नाइगर, और बाकी इन कंट्रीज में भी मिलेट्स ग्रो किए जाते हैं। नेक्स्ट है मेज। मेज रिक्वायर मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल, लॉट्स ऑफ सनशाइन, कि टेम्परेचर मॉडरेट होना चाहिए, मॉडरेट यानी सिंपल नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, रेनफॉल होनी चाहिए एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन यानी बहुत सारी धूप होनी चाहिए। इट नीड्स वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल। मेज इज ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका, ब्राजील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड मेक्सिको। ये वो सारी प्लेसेस हैं जहां पे मेज का प्रोडक्शन होता है। कॉटन, कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 फ्रोस्ट फ्री डेज। अब देखो कि सबसे पहले हमने राइस और व्हीट पढ़ा, फूड क्रॉप्स थी, वो इंपॉर्टेंट है। राइस और व्हीट में या तो शॉर्ट नोट में क्वेश्चन बनता है या डिफरेंस में क्वेश्चन बनता है। मिलेट्स इतने ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होते। इसके बाद आपका ये जो फाइबर क्रॉप है कॉटन एंड जूट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉटन को हाई टेम्परेचर की जरूरत है, लाइट रेनफॉल, 210 फ्रोस्ट फ्री डेज, ये ध्यान रखना बेटा, 210 फ्रोस्ट फ्री डेज होने चाहिए। एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ, और ग्रो करने के लिए बहुत अच्छी धूप होनी चाहिए। इट ग्रोज बेस्ट ऑन ब्लैक एंड एल्यूवियल सॉइल, और कहाँ पे ये अच्छे ग्रो होती है? ब्लैक एंड एल्यूवियल सॉइल पे। चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राजील एंड इजिप्ट आर मेन प्रोड्यूसर, और कॉटन के जो प्रोड्यूसर्स हैं ये सारी कंट्रीज हैं। इट इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब वो इंडस्ट्रीज जहाँ पे कपड़ा बनता है, तो उसके लिए कॉटन मेन रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल जिसको हम बोल सकते हैं कच्चा जो सामान होता है जिनसे कि फर्दर प्रोडक्शन होता है, वो रॉ मटेरियल है। नेक्स्ट है जूट। जूट को गोल्डन फाइबर बोलते हैं। वन वर्ड क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, फिलअप के लिए इंपॉर्टेंट, जूट इज नोन एज गोल्डन फाइबर, ध्यान रखना। इट ग्रोज वेल ऑन एल्यूवियल सॉइल एंड रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, एल्यूवियल सॉइल में ग्रो होता है। कॉटन और जूट में एग्जाम्पल आ जाए तो कॉटन ब्लैक सॉइल और जूट आपका एल्यूवियल सॉइल में, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, इसलिए ह्यूमिड क्लाइमेट की जरूरत होती है। दिस क्रॉप इज ग्रोन इन ट्रॉपिकल एरियाज, ट्रॉपिकल एरियाज में जूट ग्रो होता है। इंडिया एंड बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ जूट, ये भी आपके फिलअप में बन सकता है, ठीक है, या फिर वन वर्ड क्वेश्चन में बन सकता है, नेम द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ जूट इंडिया एंड बांग्लादेश। नेक्स्ट आपके कॉफी आ गई। कॉफी कौन सी क्रॉप है? बेवरेज क्रॉप। बेवरेज यानी ऐसी चीजें जो हम पीने के लिए यानी एज अ ड्रिंक यूज करते हैं, कॉफी और टी हो गई। कॉफी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट एंड वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, कि कॉफी को प्रोड्यूस करने के लिए क्लाइमेट वार्म एंड वेट होना चाहिए और वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल होनी चाहिए। हिल स्लोप्स आर मोर सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप, यानी जो माउंटेन एरियाज है, हिल स्लोप है, ऐसी जगहों पे कॉफी का प्रोडक्शन होता है। ब्राजील इज द लीडिंग प्रोड्यूसर फॉलोड बाय कोलंबिया एंड इंडिया। ब्राजील इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी, ध्यान रखना, ब्राजील इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी फॉलोड बाय कोलंबिया एंड इंडिया, यानी ब्राजील का नाम तो आपको याद रखना है कॉफी। नेक्स्ट बेवरेज जो कि बहुत फेमस है, टी, बहुत लोग पसंद करते हैं, कॉफी से ज्यादा जो पसंद किया जाता है वो टी पसंद किया जाता है। टी इज द बेवरेज क्रॉप ग्रोन ऑन प्लांटेशन, तो प्लांटेशन यानी सिंगल क्रॉप कमर्शियल पर्पस के लिए ग्रो किया जाता है और एक पूरे एरिया में सिर्फ एक ही क्रॉप ग्रो होता है। इट नीड्स वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल एंड जेंटल स्लोप्स, कि सॉइल भी लोमी होनी चाहिए और स्लोप्स जेंटल स्लोप्स होते हैं। रिक्वायर टी के लिए कूल क्लाइमेट and well distributed high rainfall throughout the year for the growth of its tender leaves। जो leaves होती हैं टी की, उसकी ग्रो के लिए क्या चाहिए? well distributed rainfall, जो रेनफॉल हो रही है ऐसे नहीं एक जगह बहुत ज्यादा कोई एक जगह बिल्कुल भी नहीं है, well distributed high rainfall throughout the year। क्लियर? लेबर इन लार्ज नंबर इज रिक्वायर्ड टू पिक द लीव्स, कि टी की लीव्स को एक एक लीव को पिक करने के लिए लेबर, जो मैनुअल लेबर यूज होती है, ह्यूमन बींग्स यूज होते हैं, वो भी ज्यादा चाहिए होते हैं। केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी टी इन द वर्ल्ड, ये वो सब प्लेसेस है जहां पे बेस्ट क्वालिटी की टी प्रोड्यूस की जाती है।
अब नेक्स्ट एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अभी तक हमने टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़ लिया, मेजर क्रॉप्स पढ़ लिया, एग्रीकल्चर की डेफिनेशन, सब कुछ हो गया। अब एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का मतलब किसी भी चीज़ की ग्रोथ को हम डेवलपमेंट बोल सकते हैं। आप कैसे ग्रो कर रहे हो, मेंटली आप आगे बढ़ रहे हो, फिजिकली, तो ये सब क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट से क्या मतलब होगा, आप ये डेफिनेशन है एग्रीकल्चरल डेफिनेशन, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की डेफिनेशन, आप इसको नोट डाउन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। इट रेफर्स टू एफर्ट्स मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का क्या मतलब हो गया कि हमें ऐसे एफर्ट्स डालने हैं जिससे कि फार्म प्रोडक्शन बढ़ सके, टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन, फार्म के प्रोडक्शन को हम बढ़ा सके। क्यों बढ़ा सके, टू मीट द ग्रोइंग डिमांड, कि जो भी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उन सब की डिमांड्स फुलफिल हो सके, इसीलिए हमको एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन को बढ़ाना है। तो उसके लिए हम जो जो भी एफर्ट्स करेंगे वो सब एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का पार्ट है। क्लियर? दिस कैन बी अचीव्ड इन मैनी वेज। अब हम एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को कैसे अचीव कर सकते हैं, मतलब क्या क्या मेथड हम करें कि जिससे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग द क्रॉप्ड एरिया, कि जिस एरिया पे हम क्रॉपिंग कर रहे हैं उस एरिया को इंक्रीज कर दो, बढ़ा दो। अगर ऐसा करोगे तो क्रॉप ज़्यादा प्रोड्यूस हो सकेगी, तो क्रॉप्ड एरिया को बढ़ा देना। तो कैसे हम बढ़ा सकते हैं, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल हम देखें, जो भी डेजर्ट्स वाला पार्ट है या फिर जो वेस्ट लैंड होता है, अगर हम उन वेस्ट लैंड्स को एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल बना दे, एरेबल लैंड बना दे, तो फिर आपका जो फार्म लैंड है वो इंक्रीज हो। तो ये फर्स्ट मेथड है जिससे हम एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, कि आप एनुअली जो क्रॉप्स ग्रो कर रहे हो, एक क्रॉप ग्रो कर रहे हो, 2 कर रहे हो, 3 कर रहे हो, तो आप ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करो जिससे कि जल्दी जल्दी प्रोडक्शन हो, अच्छा प्रोडक्शन हो। तो आप अगर साल में क्रॉप्स प्रोडक्शन को बढ़ा दोगे, नंबर 2, 3, 4, तो इससे क्या होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ग्रोइंग पॉपुलेशन की नीड्स फुलफिल हो जाएगी। तो ये दूसरा मेथड है। नेक्स्ट, इम्प्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटीज़, इरिगेशन फैसिलिटीज को इम्प्रूव करना। आप स्प्रिंकलर सिस्टम यूज कर सकते हो, ड्रिप इरिगेशन यूज कर सकते हो, जिससे कि इरिगेशन अच्छी होगी। इम्प्रूव कर रहे हैं हम इरिगेशन मेथड्स को। यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स यूज होंगे तो क्रॉप वही प्रोडक्शन आपका बेटर होगा। हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, सीड्स की वेराइटीज आप और अच्छी यूज करोगे तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा। इसके अलावा द अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इज टू इंक्रीज फूड सिक्योरिटी। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हमने पढ़ लिया, वो मेथड्स हमने पढ़ लिए जिससे हम एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, शॉर्ट नोट फॉर एग्जाम, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एंड मेथड्स। ठीक है, और जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट करने के लिए अल्टीमेट एम होता है, यानी जो हम जिस पर्पज से उसको कर रहे हैं, तो वो है फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी का मीनिंग क्या हुआ, फूड सिक्योरिटी हर एक पर्सन को जितना भी उसका रिक्वायरमेंट होती है कंजम्पशन की, फूड कंजम्पशन की, वो हो सके। तो यही एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का अल्टीमेट एम है। समझ आया सबको? तो आगे, अ फार्म इन इंडिया एंड फार्म इन यूएसए। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस, एक इंडिया यानी डेवलपिंग कंट्री का और डेवलप्ड कंट्री का। सबसे पहले कि फार्म इन इंडिया, इंडिया में जो एग्रीकल्चर होता है उसका स्मॉल साइज फार्म लैंड, यानी जो फार्म लैंड होते हैं, जो खेत होते हैं, वो छोटी साइज के होते हैं। यूज HYV सीड्स परचेज फ्रॉम मार्केट्स, मार्केट से HYV सीड्स भी परचेज किया जाता है। और जो इंडिया के फार्मर्स हैं, ठीक है, वो अपने फ्रेंड्स हो गए, अपने एल्डर्स हो गए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, इन लोगों की भी हेल्प ले लेते हैं। और कौन से फार्मर्स, जो एजुकेटेड फार्मर्स है, बिल्कुल इलिटरेट फार्मर्स की बात नहीं हो रही, जो एजुकेटेड फार्मर्स है वो अपने फ्रेंड्स की, एल्डर्स की, गवर्नमेंट की, इनकी भी एडवाइस लेते हैं एग्रीकल्चर करने से पहले। ठीक है ना।
यूज ट्रैक्टर्स और बुलक कार्ट्स फॉर प्लोइंग इन द फील्ड। अब प्लोइंग कर रहे हैं तो उसके लिए वो बुलक कार्ट यूज करेंगे, ठीक है, ट्रैक्टर्स यूज करेंगे, किसके लिए, प्लोइंग करने के लिए। यूज ट्यूबवेल्स फॉर इरिगेशनल एक्टिविटीज, इरिगेशन कर रहे हैं तो ट्यूबवेल्स यूज करेंगे, भाई बाल्टियों से तो पानी नहीं दिया जाएगा ना, तो ट्यूबवेल्स यूज होगी। ऑल्सो रियर लाइफ स्टॉक टू अर्न मोर इनकम, और इसके अलावा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के साथ साथ वो लाइव स्टॉक को भी रेयर करेंगे, यानी बफेलो हो गई, हैन हो गई, इनको भी रेयर करेंगे ताकि इनका जो प्रोड्यूस है उसको मार्केट में बेच के थोड़ा सा एक्स्ट्रा अर्न किया जा सके। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली हेल्प हिम इन वेरियस फार्म एक्टिविटीज। अब हेल्प हिम क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे देखो जिस एक पर्सन की पिक्चर यहाँ पे बताई हुई है, तो ये जो पर्सन है ये स्टोरी की तरह नरेट हो रहा है कि ये पर्सन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर रहा है, लाइव स्टॉक को भी रख रहा है, इनकम ज़्यादा हो इसलिए। तो यहाँ पे उसी के जो फैमिली मेम्बर्स है, यानी एक फार्मर के जो फैमिली मेम्बर्स है वही हेल्प करेंगे एज अ लेबर, किसमें, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में। द फार्मर टेक क्रेडिट फ्रॉम अ बैंक और द एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी टू बाय HYV सीड्स एंड इम्प्लीमेंट। और जो इंडियन फार्मर है वो खरीदने के लिए क्या चीज़ है, HYV सीड्स खरीदने के लिए या अदर इम्प्लीमेंट्स खरीदने के लिए क्रेडिट लेगा, बैंक से ले सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज से ले सकता है, क्या, इन सब HYV सीड्स को परचेज करने के लिए या अदर इम्प्लीमेंट्स करने के लिए फार्मर क्रेडिट लेता है। पर अब क्या है, एक प्रॉब्लम है, वो लैक स्टोरेज फैसिलिटीज, यानी जो स्टोरेज फैसिलिटीज हैं उनकी बहुत कमी है। तो फिर जो इंडियन फार्मर जो प्रोड्यूस करते हैं उसको वो फटाफट से मार्केट में सेल करना पड़ता है, क्योंकि उनको स्टोरेज करने की जरूरत ही नहीं, उनको स्टोरेज करने की जगह ही नहीं मिल रही। तो फिर कभी कभी ऐसा होता है कि प्राइस फेवरेबल ना मिलने पर भी उन्हें मार्केट में सेल करना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम हमारे इंडिया में फेस की जाती है। अब इसके लिए गवर्नमेंट जो है कुछ स्टेप्स ले रही है ताकि स्टोरेज फैसिलिटीज़ को और अच्छे से बनाया जा सके, ताकि फार्मर्स को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो ना करनी पड़े। तो ये इंडिया का सिस्टम हुआ जिससे कि एग्रीकल्चर होता है। अब नेक्स्ट है फार्म इन यूएसए में कैसे एग्रीकल्चर होता है, यानी एक डेवलप्ड कंट्री में कैसे फार्मिंग एक्टिविटी की जाती है। सबसे पहले यूएसए में जो एग्रीकल्चर हो रहा है उसका लैंड बहुत बड़ी साइज का होता है। इंडिया में तो क्या, इंडिया में सब्सिस्टेंस फार्मिंग से एग्रीकल्चर हो रहा था, पर यूएसए में कमर्शियल फार्मिंग के थ्रू एग्रीकल्चर हो रहा है। फार्मर जनरली रिजाइड्स इन द फार्म, और फार्म इतने बड़े लैंड एरियाज होते हैं तो फार्मर वहीं रहता है, जो फार्म लैंड है वहीं पर रह रहा है, वहीं पर रह के सब कुछ देखभाल करता है अपने फार्म लैंड की। सम ऑफ द मेजर क्रॉप्स ग्रोन, अब कौन कौन से क्रॉप्स ऐसे हैं जो ग्रो किए जाते हैं, तो कॉर्न हो गए, सोयाबीन हो गई, वीट हो गई, कॉटन हो गई, शुगर वीट हो गई। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं जो कि यूएसए में ग्रो की जाती हैं। एडिक्वेट मेजर्स आर टेकन टू कंट्रोल पेस्ट, अब पेस्ट के कंट्रोल के लिए कुछ मेजर लिए जा रहे हैं, क्योंकि अगर वो लोग मेजर्स नहीं लेंगे, यानी यूएसए का फार्मर मेजर नहीं लेगा पेस्ट कंट्रोल के लिए, तो उसका तो क्रॉप ही डैमेज हो जाएगा। तो एडिक्वेट मेजर्स आर टेकन टू कंट्रोल पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए मेजर लिए जाते हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम, अब टाइम के साथ सॉइल सैंपल्स भेजे जाते हैं, कहाँ पे, लेबोरेटरीज में, ताकि सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो चेक किए जा सके कि सॉइल प्रॉपर है तो ना क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, ऐसा तो नहीं कि सॉइल एडिक्वेट है ही नहीं। तो लेबोरेटरी में भेजे जाते हैं सॉइल के सैंपल। पर ये चीज़ देखो आप इंडिया में हुई थी क्या, नहीं, इंडिया में नहीं हुई थी। फार्मर्स कंप्यूटर इज लिंक्ड, अब फार्मर जो है वो कंप्यूटर लेके बैठा हुआ है। इंडियन फार्मर ऐसा करता है क्या, नहीं करता। तो यूएसए का फार्मर जो है वो अपने कंप्यूटर के साथ बैठा है, उसका कंप्यूटर सैटेलाइट से लिंक्ड है ताकि वो अपने फार्म लैंड को, क्योंकि उसका बहुत बड़ा लैंड है, तो एक जगह पे बैठ के देख सके कि उसके पूरे फार्मिंग एरिया में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, कहीं कोई पेस्ट, कहीं कोई वीड्स, ऐसा कुछ तो नहीं है। अगर उसे लगता है ऐसा है तो वो फर्टिलाइजर, वीडीसाइड ये सब यूज करके अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट कर सकता है। This help farmer to use chemical fertilizer and pesticides whenever they are required. जब भी जरूरत होगी तब वो फर्टिलाइजर्स यूज कर लेगा।
फार्मर्स यूज, अब जो यूएसए का फार्मर है हर एक एक्टिविटी को करने के लिए उसके पास सारी मशीनें अवेलेबल, ट्रैक्टर, सीड ड्रिल, लेवलर, कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर टू परफॉर्म वेरियस एग्रीकल्चरल ऑपरेशन। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करने के लिए हर तरीके की मशीन्स अवेलेबल है, पर क्या इंडियन फार्मर के पास थी क्या? नहीं, इंडियन फार्मर के पास ये सब चीजें अवेलेबिलिटी नहीं थी। Grains are stored in the automated grain storage और dispatched to market agency। फिर उसके बाद इन ग्रेन्स को क्या कर दिया जाता है? मार्केट एजेंसीज में भेज दिया जाता है स्टोर करके। Grains are stored in the automated grain storage और dispatched to market agency। देन फिर ग्रेन्स को यानी जो भी क्रॉप है प्रोड्यूस होती है उसको स्टोरेज किया जाता है और उनको मार्केट में भेज दिया जाता है। तो ये हुआ आपका इंडिया और यूएसए का कंपैरेटिव एनालिसिस कि हमारे इंडिया में यानी डेवलपिंग कंट्रीज में एग्रीकल्चर करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ यूज़ हो रही है उनमें अभी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स करने की ज़रूरत है, तभी हम हमारे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का जो एम था उसको फुलफिल कर पाएंगे। और डेवलप्ड कंट्रीज में ये सब कुछ क्या हो चुका है? अचीव हो गया है। तो यहीं पे हमारा एग्रीकल्चर चैप्टर जो था वो पूरा कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, तो इसे आप पढ़िए, समझिए, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।